हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, हमने वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट की थी। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने क्या क्या कवर कर लिया था। हमने सुमेरियन सिविलाइजेशन हो गई है हमारी, चाइनीज़ सिविलाइजेशन और इजिप्टियन सिविलाइजेशन, ये तीनों सिविलाइजेशन भी हमारी हो चुकी है। और साथ ही साथ जो एज ऑफ पेरिकल्स है वो भी हमने कवर कर लिया था। ठीक है। आज हमारा है टारगेट रोमन एम्पायर को पढ़ने का। यानी कि आज हम रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे कि उसका ओरिजिन कैसे हुआ, किस तरीके से इसका ओरिजिन हुआ। उसके बाद उसमें रिपब्लिक एरा, जो रोमन रिपब्लिक एरा था वो कैसा आया। फिर उसके इंपॉर्टेंट रूलर जो अगस्टस सीजर था उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे जो इसका जो मिलिट्री था रोमन एम्पायर का, वो किस तरीके से वहाँ पर मिलिट्री होती थी और पूरा इसका मतलब पढ़ेंगे। अगर ये आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको इसके हैंड रिटन नोट्स विदाउट एनी कॉस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रोमन एम्पायर के बारे में। तो रोमन एम्पायर के बारे में जैसा आप जानते हो कि सबसे मोस्ट पावरफुल एम्पायर था वेस्टर्न वर्ल्ड का। ठीक है। तो ऐसा नहीं था ये छोटा मोटा एम्पायर था, ये बहुत बड़ा एम्पायर था। और इसका टाइम पीरियड की बात करें तो ये 27 BC से लेकर लगभग 476 AD तक चलता है। तो ये एक टाइम आपको जो है ये पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल लेगेसी यहाँ पर छोड़ कर जाता है, अपनी छाप छोड़ के जाता है। अब ओरिजिन की बात करें तो इसका जो ओरिजिन है वो फाउंडेशन सिटी ऑफ रोम से ही माना जाता है, जो 453 में इसकी जो फाउंड होती है सिटी। इस रोम सिटी को फाउंड किया जाता है दो ब्रदर रोमिलस और रेमस के द्वारा। एक्चुअली क्या होता है, रोमिलस और रेमस को उनके जो अंकल होते हैं उनके द्वारा एक नदी के किनारे, नदी का नाम था टिबर, नदी का नाम था टिबर, नदी के किनारे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर उस उनको जो है एक शी वॉल्फ यानी कि एक स्त्री भेड़िया के द्वारा रेस्क्यू किया जाता है। फिर बाद में जो उनको आगे उनको बड़ा किया जाता है बाय ए शेफर्ड, यानी कि एक चरवाहा जो है उनको आगे उनका पालन पोषण करता है। तो उसी चरवाहे की ऑनर में, उसी चरवाहे का कर्ज चुकाने के लिए वो एक सिटी की फाउंडेशन करते हैं। देखो कितना बड़े ऑनर की बात है उनके लिए कि अपने जो दयालुता का, उनकी दयालुता का, उनकी काइंडनेस का इन्होंने रिपे करने के लिए ये फाउंड करते हैं एक सिटी ऑन द फेलेटाइन हिल वेयर दे वर फाउंड। तो अबाउट द सिटी की बात करें तो रेमस को मार दिया जाता है, रेमस तो मर जाता है किसी कारण। और रोमिलस जो है वो फर्स्ट किंग बनता है रोम का। तो फर्स्ट किंग रोम का रेमिलस बनता है, तो उसी रोम का नाम रोमिलस से ही आया है। ठीक है। हम्बल बिगनिंग में तो ये छोटे छोटे विलेजों से बना हुआ था। ठीक है। रोम जो है वो फिर धीरे धीरे मैग्निफिशिएंट कैपिटल बना, मोस्ट पावरफुल एम्पायर ऑफ एंशियंट वर्ल्ड का। शुरुआत में तो इसको राजाओं के द्वारा रूल किया जाता था। फिर बाद में जो किंग टार्किन था उसके अंत के बाद से ही इसको जो ये जो है एक गणतात्मक राज्य बन गया, गणतंत्र राज्य बन गया। और उसका रोमन रिपब्लिक में भी किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें होती थी वो अब हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत में जब 509 में रोमन रिपब्लिक इम्पार्ट करता है सीरीज ऑफ वार्स, जो वो इटालियन पेनिनसुला पे कब्जा करने के लिए, और 264 से 264 तक वो सेंट्रल और साउथर्न इटली का पार्ट अपने साथ हासिल कर लेता है। और 264 की शुरुआत में वो कई ऐसे बैटल लड़ता है जिनको हम बोलते हैं पुनिक वॉर। पुनिक वॉर वो लड़ता है, 264 में पुनिक वॉर होते हैं। और यहाँ पर 3 बैटल लड़े जाते हैं इन बिटवीन द टू, इन विच द रिपब्लिक ऑफ रोम अगेंस्ट स्पेन, सिसिली, नॉर्थर्न इटली एंड नॉर्थर्न अफ्रीका। तो रोम और इटली के बीच में पुनिक वॉर्स लड़े जाते हैं और वहाँ पर रोम जीत जाता है। रोम जीतने के बाद स्पेन, सिसिली, नॉर्थर्न इटली और नॉर्थर्न अफ्रीका जैसे इलाकों पर यहाँ पर कब्जा कर लेता है। पुनिक वॉर खत्म होते हैं 146 BC में विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ कार्थेज। रोम को जो है वो डोमिनेट करता है यूरोपियन पावर्स को। इसी के साथ साथ जो सेल्यूकिड एम्पायर है उसको भी यहाँ पर ये डिस्ट्रॉय कर देता है। जब रिपब्लिक को पता चलता है कि उनकी जो पावर है, अब क्या होता है, रिपब्लिक जब एग्जिस्टेंस में आता है तो उनकी जो पावर है वो सीनेट के हाथ में हो जाती है। तो किस तरीके से होता है देखो, इसको देखना आप बिल्कुल गौर से। जो रिपब्लिक जब एग्जिस्टेंस में आता है तो वहाँ की जो पावर होती है वो सीनेट के हाथ में आ जाती है। वहाँ पर एक सीनेट का फॉर्मेशन हो जाता है, सीनेट होती है। और सीनेट में जो है वो एक लॉ मेकिंग बॉडी होता है, ये सारे लॉ बनाती है और इनको फिर आगे लागू किया जाता है। और इस सीनेट में वो इम्पोर्टेंट नोबल्स और जो हेड इम्पोर्टेंट नोबल्स होते हैं ना, उच्च कुलों के अधिकारी यहाँ पर बैठा करते थे। और इनमें हेड किए जाते थे 2 सीनियर ऑफिसर्स होते थे जिनको हम बोलते थे कंसल्स। और उन कंसल्स को हर साल इलेक्ट किया जाता था बाय द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड द रोमन आर्मी। उनको हर 2 साल में हर साल में इलेक्ट किया जाता उन 2
पर्सन्स को, सीनियर ऑफिसर्स को, जिनको हम बोलते थे कंसल्स। एट द हेल्म, शुरुआत में तो जूलियस सीजर जो है उनको सीज करते हैं पावर को, फिर बाद में वो एम्परर बन जाते हैं उनकी मृत्यु बिफोर इज एसिनेशन इन 44 BC। इसके बाद जो रिपब्लिक है वो क्रम्पल्ड करता है, और 27 BC में जो ऑक्टेवियन है, यानी कि जो जूलियस सीजर के एडॉप्टेड सन थे, वो पहली बार रोमन एम्परर के फर्स्ट रोमन एम्परर बनते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ रोमन एम्पायर का यहाँ पर जन्म होता है, उदय होता है एक तरीके से। तो रोमन एम्परर्स में पहले तो हमने देखा क्या जूलियस सीजर था, लेकिन उनकी मृत्यु होने से थोड़े दिन पहले ही वो जो है एक तरीके से एम्परर बने, तो उनको ऐसा नहीं माना जाता। जूलियस सीजर के पहले जो ऑक्टेवियन थे, एडॉप्टेड सन थे ऑक्टेवियन, उनको फर्स्ट रोमन एम्परर यहाँ पर माना जाता है। ऑक्टेवियन जो कि एम्परर बन जाते हैं, उनका नेम जो होता है वो क्या हो जाता है, एम्परर बन गए भाई, अब नाम क्या बन लिया उन्होंने, अगस्त सीजर कर लिया। सेट करते हैं, बहुत सारे रिफॉर्म्स लाते हैं, स्टेबलाइज करते हैं इकोनॉमी को। ठीक है, इसी के साथ साथ जो एम्परर्स है वो अपनी एक छाप छोड़ के जाते हैं, प्रॉस्पेरिटी करते हैं, प्रॉस्पेरिटी और बहुत सारी समृद्धि अच्छे अच्छे यहाँ पर कार्य करते हैं। और जो 27 से लेकर 180 का पीरियड है उनको हम बोलते हैं पैक्स रोमन और रोमन पीस। इसके बीच में कोई वॉर नहीं होते हैं यहाँ पर रोम एम्पायर में, और सब कुछ बहुत अच्छा पीसफुली यहाँ पर चल रहा होता है। मार्कस ऑरेलियस की डेथ के बाद रोम में एक जो है वो अव्यवस्था यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि उसके जो सक्सेसर होते हैं ना, कॉमोडस, वो यहाँ पर इतने इतने अच्छे यहाँ पर इसमें इस जो चीज़ चली आ रही थी उसको इतने अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं। इसी के साथ साथ जो 3rd सेंचुरी है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर जंगलीपना आ जाता है, बारबेरियन इन्वेजन्स होते हैं, बाहर से जो है वो आक्रमण भी होते हैं। तो वो इतना यहाँ पर ऐसा था एक तरीके से कि रोमन एम्पायर यहाँ पर अब ख़त्म होने वाला है। लेकिन फिर वहाँ पर किंग डायक्लिटियन आते हैं, डायक्लिटियन जो किंग होते हैं वो यहाँ पर इस कंडीशन को संभालते हैं, और फिर वहाँ पर एक वहाँ पर उनको एक पॉइंट मिलता है, एक स्टैंड मिलता है, और वहीं से रोमन एम्पायर फिर वापस उदय होना शुरू हो जाता है। तो ये तो बेटर हाफ की बात करें तो एम्पायर जो है वो डिवाइड हो जाता है वेस्टर्न हाफ में और ईस्टर्न हाफ में। वेस्टर्न रोमन एम्पायर को जो है वो रोम गवर्न करता था, और ईस्टर्न को जो है वो बाइजेंटीन जो गवर्नमेंट होती थी वो गवर्न करती थी। फिर इसमें राजवंशीय साजिश होती है, मिलिट्री कूप जो है वो अटैक करते हैं। तो क्योंकि दो भाग में बट गया ना, तो अब जो है वो इतना लोगों के बीच में भी मिसकम्युनिकेशंस की चीज़ें आ जाती है। तो इसमें यहाँ पर धीरे धीरे ऐसे आपका पतन आप इनको देखना स्टार्ट करोगे। फिर वहाँ पे एक गोथ आती है, गोथ जो कि एक जर्मनिक ट्राइब थी, वो हिंसात्मक आचरण करती है, वो एम्पायर पर एक हिंसा रूपी आक्रमण करती है, और जो है वो ग्रीस को अपने कब्जे में कर लेती है, बाल्कन्स वाले रीजन को, ईस्टर्न रीजन में। तो इस तरीके से जो वेस्ट रोमन एम्पायर था वो एक तरीके से पतन की ओर चला जाता है। तो ये तो हमने ऐसा माना जाता है कि यहीं से धीरे धीरे इसका खात्मा स्टार्ट हो जाता है। फिर रोमन एम्पायर जो ईस्ट में कंटिन्यू करता है एज द बाइजेंटिन एम्पायर, लेकिन जो ईस्टर्न एम्पायर था वो 1453 तक रहा था, ओटोमन तुर्क्स के काल तक रहा था। लेकिन फिर ये धीरे धीरे यहाँ पर इसका एंड यहाँ पर नज़दीक आ जाता है। मिलिट्री की बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छी मिलिट्री थी, इमेजिंग था भाई। इतने सालों तक यहाँ पर शासन किया, तो मिलिट्री कितनी गजब थी यार। इटली को अपने साथ नहीं लाया, प्यूनिक वॉर जीते, फिर बाद में जो, लेकिन वो अलग बात है कि वहाँ पर जो नेक्स्ट जो रूलर रहे आगे वाले वो इतने कैपेबल नहीं थे, लेकिन फिर वापस से एक डायक्लिटियन का एक स्टैंड मिला, यहाँ पर सपोर्ट मिला, फिर वापस से उभर गए। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने के बावजूद भी मिलिट्री बहुत ज़्यादा अच्छी थी। फर्स्ट में तो रोमन आर्मी जो है वो फाउंड करती थी टू प्रोटेक्ट द सिटी ऑफ रोम, लेकिन फिर बाद में वहाँ पर खुद जो स्वयं सेवक होते थे, पहले तो जो आर्मी में होते थे ना वही सिर्फ आर्मी की सेवा देते थे, लेकिन बाद में भी वहाँ पर वॉलेंट्री आर्मी भी यहाँ पर स्टार्ट हुई। यानी कि अगर मैं चाहता हूँ कि यार मुझको आर्मी में सेवा करनी है, मैं स्वयं सेवक बन के वॉलेंट्री आर्मी यहाँ पर करता हूँ बिना कोई परेशानी के। फिर जनरल और काउंसिल के लीडर्स में मार्शियस जो है वो आर्मी को रिकग्नाइज करते हैं डिसिप्लिन और एफिशिएंट फॉर्म में। साथ ही साथ वहाँ पर यंग जो मैन होते हैं, जो कि ऐसा नहीं कि यार उनकी मतलब कि अच्छी फैमिली से नहीं, फिर अच्छी नोबल फैमिलीज़ के जो युवा होते हैं वो भी रजिस्टर्ड होते हैं आर्मी में, और वहाँ पर जो है पॉलिटिकल सक्सेस प्रारंभिक अभ्यास दिया जाता है कि हाँ इनकी आर्मी से यहाँ पर आर्मी मजबूत होगी। इन द आर्मी ऑर्डिनरी सोल्जर वर ग्रेप्ड इनटू द यूनिट्स, उनको क्या किया जाता था कि ग्रुप्स में बांटा जाता था, जिनको लीजेंस बोलते थे, और हर लीजन में 5,000 आदमी यहाँ पर होते थे। ठीक है, और लीजेंस को भी फिर आगे स्मॉल यूनिट्स में बांधा जाता था सेंचुरीज ऑफ 80 में, यानी कि लीजेंस हुआ
ऑर्डिनरी आर्मी हुई उसको एक ऑर्डिनरी आर्मी हुई उसको बांटा आपने लीजेंस में, लीजेंस को भी फर्दर आपने 2 बार डिवाइड कर दिया 80-80 की यूनिट में, ये 80-80-80 वाली यूनिट में आपको डिवाइड कर दिया, एक में 80 होगा, उनको ये सेंचुरीज बोला जाता था, वो उसको हेड किया जाता करता था। साइड ऑफ रोमन आर्मी मार्च करती है बिहाइंड द स्टैंडर्ड स्टॉप बाय द सिल्वर। तो ये आपकी रोमन आर्मी हुए। फिर रोमन सोसाइटी की बात करें तो ये सोसाइटी कैसी थी, तो उसमें डिवाइड करते हैं हम सिटीजन्स में और नॉन सिटीजन्स में। रोमन सोसाइटी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स। ठीक है, देयर वर 3 क्लासेज ऑफ सिटीजन, 3 क्लासेज थी सिटीजन्स की। पहली थी पैट्रिशियंस, दूसरी थी रिचेस्ट और तीसरी थी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एरिस्टोक्रेट्स। ठीक है ना, तो ये तीनों थी। फिर उसमें इक्विटीज आई, फिर मेल थी, मर्चेंट्स भी इसी में आते थे तीसरे नंबर की क्वालिटी में। तो हर व्यक्ति हर जो नागरिक था वहाँ का, उसको इलेक्शन वोट देने का अधिकार था और आर्मी में सर्व करने का अधिकार था। ऐसा था कि वहाँ पर जो अगर आप उस देश के नागरिक हैं तो आप आर्मी में नहीं जा सकते, आप वोट भी नहीं दे सकते, और जो स्लेव्स होते थे उनको भी कोई राइट नहीं थे और उनका भी कोई स्टेटस नहीं था, उनको जो है वेल्थी सिटीजन्स के नीचे और गवर्नमेंट के नीचे यहाँ पर रहना पड़ता था। मैनी स्लेव्स वर ट्रीटेड क्रूअली बट सम वर लुक्ड आफ्टर एंड इवन पेड वेज। कुछ की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन कुछ को तो यहाँ पर सैलरी भी मिलती थी इस तरीके से, सो डैट दे वुड इवेंचुअली बाय देयर फ्रीडम। मोस्ट अपर क्लास रोमन फॉलोड कैरियर्स इन पॉलिटिक्स। जो अपर क्लास के जो लोग होते थे ना, वो तो पॉलिटिक्स में अपना करियर अपनाते थे या फिर आर्मी में जाते थे, और पुअर क्लास जो होती थी वो खेती ये करती थी, दुकानें चलाया करती थी, क्राफ्ट वर्कर्स होते थे। बिल्डिंग, मेलिंग एंड ऑल हार्ड मैनुअल लेबर वॉज डन बाय द वास्ट वर्क फोर्स ऑफ स्लेव्स। जो यहाँ पर गुलामी, यहाँ पर गुलामी का बहुत ज़्यादा प्रचलन यहाँ पर चलता था। तो देखो, हमने रोमन सोसाइटी भी पढ़ ली है, सारी चीज़ें रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ ली है जो आपके जो ग्रेजुएशन एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये आपका पूरा ऐसा था। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि बिल्कुल ऐसे कैसे आप इसमें लिख के आ सकते हो आपकी ग्रेजुएशन एग्जाम में, क्योंकि वहाँ पर आपको लिखना होता है कि लिखे क्या, और लिमिटेड आपको लिखना होता है, पॉइंट बाय पॉइंट मैंने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हो, और आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्ज आपको ये हैंड रिटन नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे। होप यू विल लाइक इट, एंजॉय इट, थैंक यू सो मच।